तो अपन स्टार्ट ही करते हैं। कर लो, कैमरा ऑफ कर लो, मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यार ये रिसर्च पेपर स्टार्ट किया था मैंने जब बाहा 2020 जनवरी में इवेंट हमारा ख़त्म हो गया था और उसके बाद लगा लॉकडाउन। तो घर पे भाई बैठे थे, प्लस जब ये गाड़ी हम बना रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता, मुझे ऐसे फील होती थी कि क्यों ना ये भी करा जाए, क्योंकि 1 साल हो गया था गाड़ी बनाए हुए। मतलब 1 साल से हम उसी प्रोजेक्ट में घुसे हुए थे फुल टाइम। नई स्क्रीन ही खोल देता हूँ, ठीक है। तो जो पहले की जो एच आर्म शेप ज्योमेट्री थी उसमें क्या था कि जो अपने रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं वो थे सब एक प्लेन में। जो जितने भी अपने टर्निंग पेयर्स थे वो एक प्लेन में थे। और लाइंस भी पैरेलल थी। सिमिलरली ऐसे इधर के ये दो 3D पैरेलल लाइंस हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो अपना जो एच आर्म का ज्योमेट्री थी वो कुछ ऐसी थी। इसे ही बनाना सही है। लाइन डायग्राम भी काफी है। ये एक लिंक मान लो, ये सेकंड लिंक मान लो। एच शेप का आर्म ऐसा था, इस पे माउंट लगा था और इसमें ऐसे स्ट्रट आके फंसता था ना, और इसमें ऐसी स्प्रिंग थी। तो क्या होता था कि ये वाली जो लाइन है ना, ये जो एक्सेस है, ये इसके अबाउट घूमती थी। कैसे? तुम लोग को मैं उसी में ही सिखा देता हूँ, एक्चुअल ज्योमेट्री में दिखाता हूँ कि कैसी थी। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट में था। हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो अभी मैं ये कंपैरिजन बता रहा हूँ कि मेरे जो आइडिया है, जो मेरा रिसर्च है, उसकी नीड क्या पड़ी, उसका यूज़ क्या था। तो हर चीज़ जब भी स्टार्ट होती है रिसर्च में, तो सबसे पहले नीड स्लैश प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद नीड और प्रॉब्लम मेरे इस केस में क्या थी कि एग्जिस्टिंग सस्पेंशन ज्योमेट्री जो थी मेरी, वो थी आउटडेटेड एज पर माय ओपिनियन। आउटडेटेड मतलब कि ठीक है एचआरएम है, बट एचआरएम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉसिबल है जो कि
जो कि गाड़ी के व्हीकल डायनामिक्स में ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सकती है। तो भी एचआरएम कैसा जुड़ा हुआ है गाड़ी में वो भी देख लो, तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। खोल रहा है वो तब तक। तो नीड मेरी ये थी कि जो पीछे के जो लिंक्स हैं, ये जो एक्सेसेस हैं, ये एकदम पैरेलल है। अगर और ये इनबोर्ड है, इसको इनबोर्ड एक्सेस बोलते हैं। जिनने भी पढ़ा होगा पेपर उसमें आइडेंटिफाई किया होगा इस एक्सेस को। और ये आउटबोर्ड। तो इनबोर्ड आउटबोर्ड एक्सेस आर पैरेलल एंड आउटबोर्ड एक्सेस इज रिवॉल्विंग अबाउट इनबोर्ड एक्सेस in plane HRM geometry, planar। जो एक्चुअल HRM था उसका शेप ऐसी थी। उसकी शेप, ये लिंक ऐसे जुड़ रही थी और ये यहाँ पे केवल इतना कनेक्टेड था। तो ये एक टाइप का ट्रस था। जेड शेप दिख रहा है ना, ट्रस। ट्रस ऐसे ही होते हैं ना। हाँ या ना बोल दो भाई। यस सर, ट्रायंगल के फॉर्म में। ट्रायंगुलर शेप में। तो ट्रस का फायदा ये है कि जैसे मान लो कि ये एच शेप पहले ऐसा था, ठीक है, ये लिंक्स हैं। अगर मैंने यहाँ से फोर्स लगाई तो ये कैसा हो जाएगा, एच। समझ आया? ये देखो मैं अभी हटाऊंगा ना इसको, तब समझ आएगा। मतलब इनिशियली ऐसा था ये, और ऐसा बेंड हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड है चेसिस पे, और ये आउटर पॉइंट्स है जहाँ पे टायर व्हील व्हील कनेक्टेड है अपना। तो व्हील पे अगर पीछे से धक्का लगा, फोर्स, समझ रहे हो कैसा डिफॉर्मेशन आएगा? यस तो सर। ऐसे में जो डायगोनल मेंबर है मैं ऐसे में लगाऊं या फिर ऐसे में लगाऊं, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? कोई बताएगा? हम्म खुद ही इमेजिन करो। मैं दिख रहा हूँ कैमरे में? सर यही वाला होगा शायद। यही वाला। यस सर। चलो इसका देखो, अभी जैसे अपन ने अभी अपन ऐसा डिजाइनिंग सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है डिजाइन, कि कौन सी डिजाइन बेटर होगी। तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। जब ये ऐसे बेंड हो रहा है ना, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ ऐसी थी। अगर ये डायगोनल मेंबर अनडिफॉर्म्ड रहता तो उसकी ओरिजिनल लेंथ ये होती, है ना। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ से जो अभी प्रेजेंट वाली लेंथ है, ये बड़ी है या छोटी है? मतलब कौन सी बड़ी है? पहले वाले। पहले वाली बड़ी है ना। तो इसको अगर मैं सिंपल बीम मानूं, है ना, ये इस वाली उसको, तो इसका एक्चुअल में क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। यस सर, कंप्रेशन हो गया ना। तो तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि जो तुम्हारी होलो ट्यूब्स हैं जिससे तुम ये बना रहे हो, ये ये जो होलो ट्यूब्स हैं इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है टेंसाइल या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है? क्यों टेंसाइल क्यों बोला मैंने? अगर दूसरी सेकंड साइड वाला लगाएंगे जो तो बताया वो सेकंड वाला हाँ, उसमें टेंस। जो ये वाला केस बनेगा ना, ये वाला, इसमें टेंशन लगेगा, मतलब ये रोड इधर से इधर खींचेगी। समझ रहे हो? यस सर। तो देख लो से, तो समझ आई क्या है डिजाइनिंग कितनी इजी है, कुछ भी नहीं था। और मैं 100% बता रहा हूँ। बकलिंग पड़ी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में? पड़ी होगी।
और वो जो पिलर्स में होती है। हाँ हाँ, पिलर्स में होती है, बीम हाँ में भी सर, होती है, जैसे जैसे हॉलो सिलेंडर है ना ये। हाँ सर, तो ऊपर से और स्ट्रेंथ लगता है तो बीच में से मुड़ जाता है पूरा। यस, तो ये ऐसा बकल हो जाता है अगर ज़्यादा इसमें आ गई फोर्स, ज़्यादा कंप्रेसिव लोड आ गया। और एक तो ये हॉलो भी है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या कि हॉलो यहाँ से इजीली अंदर चले जाएगा। बहुत जल्दी मतलब जाएगा वो। बकलिंग का जो क्रिटिकल लोड है, अरे वाह, प्री क्रिटिकल जो है वो बहुत कम होता है अपना यील्ड स्ट्रेंथ के लोड से। यील्ड स्ट्रेंथ पे जो भी लोड लगेगा, जो भी लोड लग रहा होगा, इस स्पेसिफिक स्पेसिमेन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्पेसिफिक, ठीक। तो तो मतलब ये इजीली डिजाइन बकल फैक्टर, होने के चांस होते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे डिजाइनिंग हो जाती है सोच सोच के ही। तो पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि किस डायरेक्शन में क्या लग रहा है। हमारे इस केस में टेंसाइल फोर्स ही ज्यादा थी, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम में देखूं तो टेंसाइल फोर्स मतलब ये ऐसा है, यहाँ से फोर्स आएगा पीछे से, मतलब ये टायर होगा, ये ये चैसिस है, यहाँ से फोर्स आया, समझ गए। तो ये इसको लंबा करने की कोशिश करेगा, इस वाली रॉड में टेंशन आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर ये ठीक है, आगे से है क्या, फ्रंट व्यू है? ये आइसोमेट्रिक है। फ्रंट फ्रंट गाड़ी का मतलब ये फ्रंट टायर होगा और ये रियर टायर है ना। यस सर। मैं ये हटा, मतलब ये सर जो फ्रंट, आपने भी नीचे बनाया है और जो ऊपर बनाया है वो सेम डायग्राम है। जो नीचे बनाया है ये वाला, यस सर। हाँ काइंड ऑफ, नहीं 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 नहीं, सेम नहीं है ना, ये उल्टा चेंज है। है। पर ये दोनों में ये दूसरी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। टेंशन लग रहा है ना। हाँ, मैं मतलब जब ये व्यू वाला अलग पार्ट है। हाँ, मैं जब ये एक्सप्लेन कर रहा था ना, तब मैं सोचा नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। तो ये मैंने बनाया इस हिसाब से, मतलब सोच के नहीं बनाया मैंने, ठीक है। अभी खुलेगी ज्योमेट्री, कहाँ गई, खोली थी यार, ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ये एक्सप्लोडेड व्यू तुमको समझा रहा था कि ये मैंने खुद ही करके रखा है? ये कभी समझाया ये पीछे का एक्सप्लोडेड व्यू? नहीं सर, ये नहीं समझा। केवल फ्रंट का समझाया था ना उस दिन। नो। हाँ फ्रंट का एक्सप्लोडेड व्यू मैंने एक में दिखाया था, उसमें मतलब बट वो वीडियो थी वो जो प्ले हो रही थी। थोड़ा सा अटकता है क्योंकि असेंबली काफी बड़ी है ये, ठीक है। तो ये तो एक्सप्लोडेड व्यू है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये रेवोल्यूट पेयर है, समझो क्या हो गया इसको। टर्निंग पेयर है ये, रेवोल्यूट पेयर एक टाइप से। बट ये तुम्हें दिख रहा है कि यार ये होल कितना ज्यादा बड़ा है ना। तो इसमें एक्चुअल में बुशिंग्स फिट होती हैं। बुशिंग क्या होता है, वो रबर टाइप होती है। रबर। हाँ रबर टाइप्स होती हैं, जिसका ये सपोज बुशिंग का आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर है, और ये पूरे पार्ट में रबर फिल होती है, मतलब हार्ड रबर रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ये जो आउटर लेयर है इसकी, ये भी मेटल की होती है और इनर भी मेटल की होती है। तो जब आउटर लेयर ये किसी इंटरमिटेंट होल में ये जाती है, तो इसको मतलब ये तुम्हारा सपोज एच आर्म का है, और ये एच आर्म का वो थी, ये जो मैंने दिखाई ना अभी स्क्रीन पे, ये थिकनेस है ये, ठीक है। तो बुशिंग क्या करती है, इसमें जाती है, हमने बुशिंग डिजाइन नहीं करी, जरूरत नहीं पड़ती। तो जब बुशिंग इसके अंदर एंटर होती है तो वो प्रेस फिट होती है। प्रेस फिटिंग में क्या होता है कि बुशिंग का सपोज ये डायमीटर है आउटर, और जो होल है उसका डायमीटर आउटर डायमीटर से छोटा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा।
समझ रहे हो, बहुत कम क्लियरेंस होता है। yes sir, तो जब उसमें प्रेस फिट होती है तो घिसट खा के अंदर जाती है ना, हाँ सर, तो वो एक परमानेंट जॉइंट टाइप बन जाता है, जो कि थोड़े बहुत फोर्स से नहीं हिलेगा, अच्छी खासी फोर्स से उसको लगेगी अगर उसको अलग करना है तो। इसी को प्रेस फिटिंग बोलते हैं। इतनी बार मैंने बोला है, कोई ना कोई पढ़ लेना प्रेस फिटिंग के बारे में। तुम आगे मेट्रोलॉजी पढ़ोगे, उसमें इंटरफेरेंस फिट होता है, वही यूज होता है प्रेस फिटिंग। ठीक है, तो ये बुशिंग थी अपनी। आउटर मेटल, इनर मेटल, बीच में रबर। रबर इसलिए देते हैं कि हल्का फुल्का अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन आया भी, हल्का फुल्का, कि बोल्ट सपोज ये था आउटर मेटल और बोल्ट जो इनर वाला है बोल्ट वो ऐसे अलाइंड है, तो बुशिंग क्या करती है, यहाँ की रबर एडजस्ट, मतलब ये रबर वाला पार्ट है ना ये, तो ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब रबरिश है बट हार्ड रबर है। सल्फ्यूरिक क्या कहते हैं उसको, सल्फर उसमें मिक्स कर देते हैं ना रबर में, तो उसकी स्ट्रेंथ हाँ बढ़ सर, जाती है। प्योर रबर तो बहुत वैसा होता है। तो ये वही, तो थोड़ा एंगल पे भी दे सकते हैं। ये जो एंगल आया ये अलाउड है इसमें। अगर ये हार्ड मेटल ही होती, यहाँ मेटल, यहाँ रबर की जगह मेटल ही होता, तो ये इतना एंगल तो आ ही नहीं सकता। ये एंगल होगा 1-2 डिग्री से ज्यादा नहीं, 1 डिग्री होगा मैक्स टू मैक्स, इतना अलाउ करता है। मेटल तो अलाउ ही नहीं करेगा। मेटल क्या करेगा कि तुम्हारा बोल्ट है ना उसमें वो दे देगा, स्ट्रेस आ जाएगा बेंडिंग प्रोड्यूस कर देगा। सर। ठीक है, तो जो बुशिंग है, आगे रिसर्च पेपर में बुशिंग वुशिंग कहीं भी लिखी हो, वो यही है बुशिंग, उसको इमेजिन कर लेना। ठीक है, तो इसमें बुशिंग फिट होती है। बुशिंग में बोल्ट घुसता है और बोल्ट दूसरा, मतलब बोल्ट इसके थ्रू पास होते हुए बुशिंग से दूसरी साइड से क्लोज हो जाता है। समझ रहे हो, यस ये सर, जो चीज है ना, बुरी मूव नहीं हो रही, ये देखो, इसमें समझ आ रही। यहाँ से बोल्ट जाता है, बुशिंग के थ्रू फंसता है और निकल जाता है। तो ये एक तुम्हारा क्या बन गया, टर्निंग पेयर। सिमिलरली एक टर्निंग पेयर कहाँ बन गया, यहाँ पे, ये दिख रहा है। यस सर। यस सर, इसमें से बोल्ट जाएगा, बोल्ट मैंने लगाया नहीं है। तो अब ये अपनी गाड़ी है जो खड़ी है ना वहाँ, ये अपनी गाड़ी की एक्चुअल ज्योमेट्री है, ये प्लेनर है चांद। तो जो मैं इनबोर्ड और आउटबोर्ड एक्सेस की बात कर रहा हूँ, वो विद रिस्पेक्ट टू ये वाले अचाम की बात कर रहा हूँ। क्या मेरा माउस का स्क्रोल बटन खराब हो गया, स्क्रोल तो काम कर रहा है, उस चक्कर में ना मैं उसकी हेल्प से नहीं कर पाया। तुम लोगों ने सॉलिडवर्क्स चलाया होगा तो तुम देखा होगा कि वो ऐसे ही चेंज हो जाता है। तो मेरी जो इनबोर्ड ये इनबोर्ड एक्सेस है, ये वाली, वो ब्लैक मार्कर डिफरेंट। ठीक, ये इनबोर्ड एक्सेस और ये आउटबोर्ड एक्सेस। तो ये टर्निंग पेयर इसमें इसमें फंस जाएगा और ये टर्निंग पेयर इसमें फंस जाएगा यूजिंग द बुशिंग्स। सिमिलरली ये वाला टर्निंग पेयर इसमें और ये वाला इसके पीछे वाले साइड में। तो ये 4 टर्निंग पेयर समझ आ गए सबको। यस सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम रिसर्च पेपर एक बार देखते हैं कि क्या है रिसर्च में, क्या हमारा सर आइडिया क्या था। हाँ, सर आपने बोलो बोलो। पहले बताया था कि पीछे से फोर्स लग रहा था टायर पे, तो वो उसमें टेंशन आ रहा था। हाँ सर लेकिन इसमें पीछे से लगाएंगे तो कंप्रेशन आएगा ना। हाँ, उसको काउंटर करने के लिए क्या किया है, जैसे इसमें पीछे से फोर्स आया सपोज इस डायरेक्शन से, अरे ये तो मार्कर इसको नहीं चलेगा। हाँ, क्या था लॉजिक, कुछ आपने तो मैं उसमें मिस कर बोला रहा था हूँ। ना कि वही हम्म, ज्योमेट्री लगाई कि है, तब टेंशन उल्टी ज्यादा लगाई बेटर है। थी हाँ। तो इसमें तो कंप्रेशन वाला है। इसमें कॉम्प्रेशन आ रहा है, सही बात है। तो फिर फोर्स आगे सेकंड से लग रहा फैक्टर ये था, हाँ हाँ क्या है? है, फोर्स आगे से लग रहा है या पीछे से लग रहा है? अब आगे से पीछे से दोनों से हमने फिर थोड़ा बहुत उसमें डिसीजन लिए थे।
तो आगे जाके ये पता चला था कि शायद पीछे से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत कम आ रहा था एज कम्पेयर टू आगे से जो इम्पैक्ट है। यस सर। मतलब क्या है कि गाड़ी इस साइड से भी टक्कर खाती है कई बार, पीछे से तो ये है कि दूसरी गाड़ी ने ठोका है जो कि कम चांसेस है, बट जनरली कोई भी बम्प या ड्रूप आता है ना, तो उसको ये सोचो कि ये तुम्हारी फ्रंट में है गाड़ी, मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, है ना, ये फ्रंट है यहाँ, बस लगाया नहीं है, समझ रहे हो, यस ये सर। फ्रंट है ये रियर है। अब यहाँ से कोई ऑब्स्टेकल आया, ऐसा इस टाइप का सोचो, दिख रहा है ये पॉइंटर यस हिल रहा है यस सर। है ना, कोई ऑब्स्टेकल आया तो ऑब्स्टेकल जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब पीछे को इस डायरेक्शन पीछे में। की तरफ। यस सर। समझा देता हूँ ना। अब अगर ये कोई ऑब्स्टेकल आया ऐसा, ठीक है, तो ये फोर्स पीछे को लगाएगा, तो क्या है कि पीछे से जब गाड़ी आ रही है और ठुक रही है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी इंटरवल या कितने ड्यूरेशन में, कितने फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया इंटरवल ड्यूरेशन, और एक होता है इम्पैक्ट। तो क्या है कि अगर पीछे से गाड़ी आ भी रही है ना, तो वो पता है उसको वो ठुकने वाली है, ऑलरेडी ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देगा, तो उतना ज्यादा मोमेंटम से नहीं ठुकने वाली, समझ रहे हो। हाँ। अगर हम ठुकने का यस। डिजाइन भी करें, सपोज फ्रंट के टायर्स होते और यही सिचुएशन आती, तो फ्रंट में हमें 100% पता है कि अगर ड्राइवर ने दीवार में भेड़ दी तो बहुत खतरनाक फोर्स आएगा, फिर तो हम अगर पीछे की ज्योमेट्री भी सेम आगे यूज कर रहे होते, जो कि नहीं करते, तो हमें वैसे डिजाइन करनी होती। बट शुरू में हमारे कंसिडरेशन में ये था, इतना तो 100% है कि टेंजाइल फोर्स या टेंजाइल इम्पैक्ट या टेंजाइल फोर्स झेलने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी है, टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है वो बेटर है अपने हॉलो सिलेंडर की एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव। कंप्रेसिव भी डिसेंट है बट उतनी अच्छी नहीं है, बकलिंग होने के काफी चांस है। तो ये कंक्लूजन सामने आया कि इस टाइप के इम्पैक्ट्स फ्रंट से आएंगे, पहले फ्रंट वाला टायर निकलेगा फिर ये आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। मान लो कि ऐसे 4-5 हर्डल ऐसे 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 लगे हुए हैं, अब गाड़ी आई पीछे, एक इम्पैक्ट, दो इम्पैक्ट, तीन इम्पैक्ट, चार इम्पैक्ट, पांच इम्पैक्ट, समझ रहे हो। तो यस। जब तुम मशीन डिजाइन पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ोगे एस एन कर्व। एन इज नंबर ऑफ साइकिल्स या लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, और एस है लोड। तो एस एन कर्व शायद कुछ ऐसा होता यस सर। ऐसे फ्लक्चुएटिंग रहती है ना, है। ये होती है एंड्योरेंस लिमिट, और ये होती है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये है लाइफ, ये है मान लो कि 0, ये है 10⁻3, ये है 10⁻6, 9, ऐसा चलता रहता है। तो ये एंड्योरेंस लिमिट क्या बोलती है कि अगर मैंने इस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब इतने लोड पे, मान लो कि है 100 किलो न्यूटन, ये 100 किलो न्यूटन का जो लोड है, ये मैं इनफाइनाइट टाइम तक लगा सकता हूँ, तब भी मेरा कंपोनेंट ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोड है ये एंड्योरेंस लिमिट से कम है। लेकिन एंड्योरेंस लिमिट से मैं ज़्यादा लोड लगाऊंगा तो उसकी एक फाइनाइट लाइफ होगी, जो कि यहाँ इस ये एसएन कर्व से मिलेगी। हर हर मटेरियल का ये एसएन कर्व होता है, ये हर कंपोनेंट का एसएन कर्व होता है, जो कि एनसिस से भी बना सकते हैं। एनसिस में भी ट्रांजिएंट एनालिसिस, डायनामिक लोड एनालिसिस होते हैं। तो ये एसएन कर्व हर एक कंपोनेंट के लिए भी जनरेट कर सकते हो, मटेरियल के तो होता ही है जो स्टैंडर्ड। ये एसएन कर्व एक्सपेरिमेंटल है, लैब्स से निकलता है, तो हमने ये लैब से तो नहीं निकाला ऑब्वियसली, बट हमें ये लगा कि जिस लोड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और बाई चांस की वो लोड एंड्योरेंस लिमिट से ऊपर आया और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हुई, तो हमारी जो गाड़ी की लाइफ है उसकी लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब ये 10⁻3 मतलब 1000 ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आए, तो अगर जैसे ही 1000 ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आए और इसी लोड पे पड़ते रहे, वो एंड्योरेंस लिमिट से थोड़ा ही ज्यादा है ये लोड बट है सिग्निफिकेंट, तो 1000 स्पीड ब्रेकर्स के बाद ये अचाम टूट जाएगा। समझ में आया। यस सर। यस। ये एस है लोड वाला एक्सेस है, ये एन है नंबर ऑफ, या इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, साइक्लिक लोडिंग है ना ये। आया एक स्पीड ब्रेकर, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया,
तो अब गाड़ी की लाइफ तो 1000 स्पीड ब्रेकर के लिए बनी नहीं है, कम से कम 10,000 या 100,000 इतने तो होने ही चाहिए स्पीड ब्रेकर्स मिनिमम। ये तो मिनिमम है, जबकि गाड़ियों की अगर 10 साल की लाइफ है और तुम एटीवी ही डिजाइन कर रहे हो तो 100,000 भी बहुत छोटा फिगर है। तो हमारा ये कंक्लूजन निकला कि अगर वही हम टेंसाइल लोड और इस साइड से अगर लोड को कंसिडर करें तो हमें इस साइड वाले में टेंशन ज्यादा मिलेगा, और जो कि एंड्योरेंस लिमिट बढ़ा देगा। मतलब इसका एसएन कर्व ऐसा है पीछे, अगर हम वैसे लगाते और उसका आता कुछ ऐसा आता यहाँ तक, फिर यहाँ से स्ट्रेट, या सेम एंड्योरेंस लिमिट नहीं होती इसकी भी, एंड्योरेंस लिमिट या तो ज्यादा होती, ऐसा भी हो सकता था। समझ रहे हो? ये वाले कर्व्स बेटर है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें सेम लोड के लिए लाइफ कम है, इसमें सेम लोड के लिए लाइफ ज्यादा है। ज़्यादा। ठीक, यस ये तो मैंने बहुत ही ऑफ कॉन्सेप्ट चला गया। मैं समझाने का मोटिव ये था कि फ्रंट का कंसिडरेशन ज्यादा था, पीछे की फ्रीक्वेंसी भी तुम्हें समझ आ गई कि साइकिल्स भी पीछे की कम होंगी, अगर कसके ठोकी किसी ने तो वो तो टूटना ही है एक ना एक लोड पे। और लोड से और डिजाइनिंग से याद आया कि कल कल नहीं, पिछले सेशन में शायद पूछ रहा था कोई कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यूज हैं 1.6 1.2, ये रिसर्च पेपर से डायरेक्ट ले ली, एक्सपेरिमेंटल नहीं है या क्या है? मतलब क्या रेफरेंस क्या है, क्या सोच के हम ये लिख रहे हैं, या क्या सोच के हम डिजाइन कर रहे हैं कि इतना ही यूज करना है, इसकी थिकनेस इतनी ही हो, इस मटेरियल की, या इसकी स्ट्रेंथ इतनी ही हो। तो जैसे ये इसकी थिकनेस ऐसी है इतनी, अब इससे ज्यादा क्यों नहीं है, इससे और सेफ क्यों नहीं है? ये ऑलरेडी सेफ है, सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल्स में से देखें तो ये जो एच आर्म है इसका वेट काफी ज्यादा था, इसका वेट था कितना, 1.2 किलोस तो था ही ये, यहाँ तक मुझे याद है, या 1.25 या इससे कुछ ज्यादा ही था। और इससे पहले जो एच आर्म डिजाइन होते थे वो 1 kg के ही होते थे, अराउंड 1 kg, उससे कम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ये एक एच आर्म का वेट की बात कर रहा हूँ। तो हमने ये सेफ क्यों बनाया, क्यों? क्योंकि जो पिछली गाड़ी थी उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी सपोज 1.2 था और वो उसका वेट ये था, और हमने ये नोटिस किया कि वो उस गाड़ी का जो सस्पेंशन आर्म है वो भले ही एच आर्म शेप नहीं था, शेप उसका जो भी था, बट ये जो थिकनेस होती है ना मटेरियल की, ये वाली थिकनेस, ये हॉलो हॉलो सिलेंडर जो है, हॉलो पाइप्स हैं, इनकी थिकनेस ही स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है, थिकनेस, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, जो भी है डायमेंशंस। तो पिछली बार हल्का बनाने के चक्कर में क्या हुआ था, इसका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। ये मतलब जब गाड़ी, जो पिछली गाड़ी थी, जो जिस गाड़ी पे 63 लिखा है फ्रंट में, वो वाली बाहा, वो बाहा यहाँ से ब्रेक हुई थी। सिमिलरली फॉर हर कंपोनेंट के लिए, इवन फॉर ये एचआरएम, ये भी बहुत स्ट्रांग है। ये मटेरियल है EN24, और ये हब है, ये तो वही है सिंपल AL7075, फ्रंट का हब भी वही है 7075। तो ये बहुत स्ट्रांग है, इतनी हम इसकी थिकनेस इतना चौड़ा देने की जगह इतना भी कर देते ना, तो और यहाँ इस होल को यहाँ दे देते तो भी हमारा काम चल जाता। बट ये जानबूझ के बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया, क्योंकि ये कंपोनेंट्स बनते हैं करीबन, ये एक अकेला कंपोनेंट से दो बने हैं ना, तो ये बने होंगे करीबन 50,000 के दोनों। ये असेंबली, इसको भी मिला लो, इसको भी मिला लो, अगर ये टूटा, ये कंपोनेंट अगर ब्रेक हुआ तो 50,000 का तो नुकसान है ही, प्लस जो नया बनाना होगा उसमें पैसा डालना है, तो 50 और ठुक गए। समझ रहे हो? यस जब जब अपन ऑलरेडी बजट कंस्ट्रेंट में खेल रहे हैं तो अपन रिस्क नहीं उठा सकते कि अपन इसको वीक बनाए। तो रिस्क रिस्क का भी एक पैरामीटर होता है ना कि समझ कैसे आए, तो वो जो प्रीवियस बाहा है, जो एक लेगेसी चली आ रही है, प्रीवियस बाहा, वो हमें रेफरेंस देती है, उनके सीनियर्स का एक्सपीरियंस हमको बताता है कि कब टूटी थी, कब टूटने के चांस ज्यादा है, और हम देख, वो जो सीनियर्स हैं वो देख के बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनने केवल अपनी गाड़ी नहीं तोड़ी, फेलियर बहुत जरूरी है, गाड़ी टूटते हुए देखना और तोड़ना। तो उनने केवल अपनी गाड़ी नहीं, उनने वहां बाहर कंपटीशन जो 2018 में हुआ था, वहां पे कम से कम टूटी होंगी
15 गाड़ियां टूटी होंगी आउट ऑफ 100-200। 15 गाड़ियां छोटी मोटी टूटी होंगी, मतलब कहीं ना कहीं माइनर फेलियर। जनरली ये सस्पेंशन आर्म्स यहीं से ही टूटते हैं। जो मैंने केस बताया था ना अभी टेंशन कॉम्प्रेशन का, या तो ऐसे टूटेगा, बट जबकि वो ट्रस बनाते नहीं है। कुछ मैंने देखा है सही में, लिटरली कुछ कॉलेज के बच्चे ये पाइप है ना, इसको सीधा बस ये ये डायगोनल पाइप हटा ही देते हैं, बोलते हैं हमने वेट बचा लिया, और ये स्ट्रेट और यहाँ पे ये माउंट करके, और फिर तुम देखोगे कि इनका जो एच आर्म है ऐसा, वो यूं बेंड हो जाएगा। एच का एच जो है वो यूं बेंड हो जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स इतना ज्यादा लग रहा है। ये जो स्ट्रट है, पूरी गाड़ी का वेट इस पे है, 1/4 से ज्यादा वेट, क्योंकि रियर का है, रियर का वेट भी ज्यादा है, तो इस पे काफी वेट है ये वाले जॉइंट पे, और ये नीचे को फोर्स धक्का दे रहा है, तो ये ऐसे बेंड हो जाता है। बेंड होते होते हो सकता है ये जॉइंट यहाँ से उखड़ जाए, तो ऐसा हो जाए, बस खत्म गाड़ी है। जब इतनी बेंडिंग भी, इतनी बेंडिंग हो जाती है, तो ये जो सीनियर्स हैं, ये सब इन सब के एक्सपीरियंस ऐड ऑन होके एक रफ एस्टिमेट हमको देते हैं कि क्या रेफरेंस रखना है। इतना स्ट्रॉन्ग तो मिनिमम बेयर मिनिमम बनाना ही है। फिर आपके इवेंट में अगर कुछ और हर्डल्स ऐड हुई, मान लो कि 2 मीटर ड्रॉप टेस्ट की जगह उन्होंने बोल दिया 4 मीटर ड्रॉप टेस्ट, तो सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ानी होगी आपको कि वो 4 मीटर वाला ड्रॉप टेस्ट झेल पाए। अब 2018 में 2 मीटर था, 2020 में उन्होंने बोल दिया कि 4 मीटर है। 4 मीटर बहुत ज्यादा होता है, इतना नहीं, बट मान लो 3 मीटर बोल दिया उन्होंने। 3 मीटर पॉसिबल है, वो बोल भी सकते हैं, तो 3 मीटर से गाड़ी कुदाना मजाक तो है नहीं। ड्राइवर बैठा है, जान भी खतरे में है, गाड़ी टूटी तो टूटी ठीक है, बट ड्राइवर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है भाई लोग। यस सर। और इसमें और कोई कंपोनेंट जो समझ नहीं आ रहा हो? ये समझ गए ना ये कैसे माउंटेड है? ये हीम जॉइंट है, मतलब ये भी बॉल एंड सॉकेट एक टाइप का है, दिख रही है, और यस इसके थ्रू बोल्ट घुसता है, और जो दूसरा बोल्ट है वो ये वाले माउंट में जाता है। इसकी ना ट्रांसपेरेंसी मैंने शायद हटा के रखी है, इसको चेंज कर देता हूँ, तो अब तुम्हें देखेगा थोड़ा। ये होल दिख रहा है ना, ये तो हाँ उस साइड का स्ट्रट आके इसमें फिट होगा, और नहीं 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 नहीं, ये होल तो कैम्बर लिंक का है, सॉरी। ये शायद ये जो इटरेशन है, ये इसमें मैं माउंट डिजाइन कर रहा था कि यहाँ का माउंट कैसे डिजाइन करूँ कि मैक्सिमम फोर्स झेल पाए, तो उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स माइंड में आ रहे थे, बट ये जॉइंट तो फिक्स था कि ये हीम जॉइंट ही लगता है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो हल्का सा मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये मूव नहीं होगा क्योंकि सुपर असेंबली है ये, सब असेंबली में घुस के एडिट करना होगा तब वो रोटेट होता है, मतलब हल्का सा 3D मूवमेंट उसका जरूरी है, उस वाले स्पेसिफिकली उस वाले बोल्ट का, क्योंकि जो स्ट्रट का जो मूवमेंट है ना, वो केवल ऐसा कंप्रेसिव नहीं है। जब टायर उठता है तो ये कंप्रेस भी होता है और ऐसा हिलता भी है, और हिलने के साथ साथ ये जब जब स्प्रिंग्स कंप्रेस होती हैं, तो स्प्रिंग कंप्रेस होते हुए देखिए स्प्रिंग टॉर्जनली कंप्रेस होती है, हाँ सर। यस पता है सर। ना ये बात? जी। यस सर। तो अगर स्प्रिंग भी टॉर्जन, मतलब तुम किसी स्प्रिंग को घुमाओगे, ऐसे कोई ऐसी स्प्रिंग लेना, उसको हाथ से दबाने की कोशिश करना, तो स्प्रिंग मान लो कि जो ओरिएंटेशन में एक एक पॉइंट मार्क कर लेना जो एंड ऑफ द स्प्रिंग है, जब तुम कंप्रेस कर दोगे ना तो वो एंड अपने अपनी जगह से रोटेट कर चुका होगा कुछ एंगल, और सिमिलरली दूसरा एंड भी, तो स्प्रिंग टॉर्जन भी लगाती है। सपोज वो टॉर्जन के चक्कर में जब कंप्रेस किया, तो इस साइड वाला जो है वो प्लेट रिजिड है, बट इस साइड वाली प्लेट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस वो केवल जो सेंट्रल रॉड रहती है उसके अबाउट वो घूमने को फ्री रहती है। अगर वो घूमी तो वो कोशिश करेगी वो वाले हिम को भी घुमाने की, तो इतना ज्यादा नहीं, बट जितना मतलब टॉर्जन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका थीटा ऐसा कुछ स्प्रिंग में आता होगा 1.5 डिग्री या 0.5 डिग्री, बहुत छोटा सा, उसको अकोमोडेट करने के लिए हिम जॉइंट दिया गया। अगर तुम नहीं भी दो ना तो भी चलेगा, बस जब वो जबरदस्ती जो वहां पे बोल्ट है और ये हिम जॉइंट ऐसे पकड़ा है और ये ऐसे ये स्ट्रट जा रहा है। मेरा पूरा हाथ दिख रहा है, पूरे जेस्चर दिख रहे हैं मेरे? यस सर। नो सर।
तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रुको मैं ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। अब देख रहा हूँ। यस सर, अब देखो। ठीक है, तो मान लो कि ये बोल्ट ऐसा है जो चेसिस में फिक्स्ड है, और ये तुम्हारा जो सस्पेंशन आर्म है, ये पूरा ये ऐसे जा रहा है, ये हिम जॉइंट है यहाँ पे, और ये हिम जॉइंट ने इसको ऐसे गोल करके रखा है। तो जब जब जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी ना, तो वो थोड़ा सा इसको घुमाएगी और थोड़ा सा ऐसे भी घुमाएगी। मतलब जब कंप्रेस हो रही है तो हो सकता है ऐसे घुमाए, जब एक्सपैंड हो रही है तो ऐसे घुमाए। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है वो टॉर्जन में कंप्रेस होती है, वो सीधी सीधी कंप्रेस नहीं होती। तो जो उसके एंड्स है ना, तुम क्या करना, घर पे स्प्रिंग देखियो कोई भी, उस पे अनकंप्रेस्ड या अनरिलैक्स स्टेट में एक मार्कर से लाइन ड्रॉ करना सीधी, फिर या तो उसको खींचना या बंद करना। तो देखना कि वो जो लाइन है ना, वो पूरी ट्विस्ट हो जाएगी। जब खींचोगे उसको लीनियरली खींचोगे, बट लाइन ट्विस्ट हो जाएगी, जैसे तुमने टॉर्शन दे दिया। जैसे सिंपल रॉड को तुमने ट्विस्ट कर दिया तो सीधी लाइन ट्विस्ट हो जाएगी ना, वैसे ही स्प्रिंग में अगर तुम ऐसे मार्कर से लाइन ड्रॉ कर दो स्ट्रेट, तो मैं उस टॉर्शन को क्या कहते हैं अकोमोडेट करने के लिए हीम जॉइंट दे रहा हूँ। मैं अगर ना दूं तो भी काम चल जाएगा, बट क्या होगा कि जब वो स्प्रिंग टॉर्शन के साथ कंप्रेस होगी, तो जो राउंड प्लेट है जहाँ पे ऐसे स्प्रिंग का जो एंड है, वो उसको थोड़ा सा रब करेगा, वियर एंड टियर होगा उस प्लेट में। वो प्लेट फ्री टू रोटेट नहीं होगी। और ये रोटेशन बहुत छोटा है, बट उसको भी अकोमोडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कंप्रेशन रिलैक्शन ये लाखों बार आएगा तुम्हारी एक गाड़ी में, एक स्प्रिंग में। क्योंकि गाड़ी की लाइफ तो बहुत ज्यादा है ना, कितने एक बार में तुम जाते हो तुम देखोगे। और एटीवी है, नॉर्मल रोड पे जाओ तो कितने स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो कितनी बार कंप्रेशन एक्सपेंशन चलता है, और बहुत माइन्यूट भी चलता है। जितना छोटा कंप्रेशन उतना कम एंगुलर डिफॉर्मेशन, बट एटीवीज में बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है ये। समझ आई सबको? किसी को थोड़ा लग रहा है कि मैं अपनी ट्रिप में ही निकल गया हूँ समझाने के? आ रहा है सर। आ रहा है? यस सर। छोटी छोटी चीजों की यस सर। रीजनिंग होती है, हर हर चीज का रीजन है। ठीक है, पूरा स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। और ना स्पॉटलाइट में ऑफ कर लेता हूँ। जब मैं कैमरे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो कोई और भी स्पॉटलाइट डाल, तुम लोग भी मेरे पे स्पॉटलाइट डाल सकते हो अलग से, ताकि मैं हाईलाइट हो जाऊँ खुद से ही। अभी तो अभी एग्जिट करूँ कि नहीं स्पॉटलाइट? स्क्रीन बड़ी दिख रही है या मैं बड़ा दिख रहा हूँ, ये बता दो कोई। स्क्रीन बड़ी दिख तो रही है। स्क्रीन। दिख रही है ना? हाँ, तो चलने देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना रेवोल्यूट जॉइंट। ये भी रेवोल्यूट पेयर ही है, इसमें भी बोल्ट बोल्ट सब जगह से मिसिंग है, मैं जानबूझ के गायब करके रखे। यहाँ एक कैम्बर लिंक भी लगती है, पहले दिखाई होगी ना, याद होगी किसी को? ठीक है, और किसी को कोई कंपोनेंट समझने में डाउट? ये देखो, ये अपना हब है, इसमें जो बोल्ट्स लगते हैं, जो स्टड्स फिट होते हैं, वो रिम के इसमें फिट हो जाते हैं ये। तो ये हब रिम के साथ रोटेट करता है। अभी शायद रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि फुल्ली डिफाइंड है। ये स्टेशनरी है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ए आर्म ज्योमेट्री क्यों नहीं यूज कर ली पहले पीछे? ए शेप की जो ज्योमेट्री है, कर सकते थे ना वो भी, क्या दिक्कत थी? जो आगे है जिस टाइप की ज्योमेट्री, वही पीछे यूज कर लेते। तो ये यस क्यों सर। यूज करी मैंने, बताओ? क्योंकि 4 व्हील बनाना है, 4 व्हील स्टेयरिंग। नहीं नहीं, केवल ये इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 4 व्हील स्टीयरिंग वाली तो ठीक है। अगर वो बेंडिंग हो जाती है वो बीच वाले रोड पे, जैसे आपने वो गाड़ी के लिए बताया था। हाँ, एक पॉइंट ये भी है, सही है। सर पीछे फोर्स ज्यादा लगता है ना सर? फोर्स ज्यादा लगता है, काय का? सर ड्राइवर का वेट भी सर मोस्टली सर पीछे वो ठीक शिफ्ट ठीक होता है ठीक। सर।
ठीक ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स हैं। मेजर फैक्टर क्या है कि तुम यहाँ पे देखोगे कि पीछे का जो टो है, टो, पीछे के टायर का टो, टो तो पता है ना सबको, वो Yes, sir. बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, मतलब वो चेंज हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अब मैं ऐसे समझाता हूँ इसका टॉप व्यू। हाँ ठीक है, ये 6 5 ही रहने दो। ठीक है, ऐसे सेंस में समझा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो टो एंगल है वो इस एक्सिस के अब लाइन ही ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेट एक्सिस है, स्ट्रेट बन जा। हाँ, इसके अबाउट टो चेंज करना है अगर मुझे, तो क्या होता है कि ये वाले जो दो जॉइंट्स है ना, इसकी जगह अगर ये सिंगल ए शेप का होता ये, और यहाँ बॉल जॉइंट होता, ठीक है, तो क्या होता है कि ये इस फ्रंट में भी क्या होता है, ये ए शेप का ऐसा होता है। ये चेसिस के जो जॉइंट, जो माउंट्स हैं चेसिस के, ये तो वही रेवोल्यूट पेयर है, सिंपल टर्निंग पेयर है। तो जो ए शेप ज्योमेट्री है वो ऐसी होती थी, मतलब यहाँ के पॉइंट सेम होते थे, बस इधर दो टर्निंग पेयर्स की जगह एक ही होता था। ठीक है, ये, और यहाँ होता था बॉल जॉइंट। ठीक, अभी क्या होता था, बॉल जॉइंट के अबाउट ये टायर ऐसे ऐसे रोटेट करने को फ्री था ये टायर, समझ रहे हो? मतलब ये एक्सिस अगर प्लेन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये टायर रोटेट करने को रेडी था इन केस ऑफ ए आर्म ज्योमेट्री। तो पहले जो प्रीवियस 2018 की जो गाड़ी थी उसमें ए शेप की ज्योमेट्री थी पीछे ऐसी, और ये रोटेट करने को फ्री, तो इसके रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करते थे, एक लिंक एक्स्ट्रा यहाँ बनाते थे इसी नकल में, ये नकल जो ग्रेइश है ना, यहाँ बनाते थे और उसको ये गाड़ी से ऐसे कनेक्ट कर देते थे। समझ रहे? यस अब जो आगे की स्टीयरिंग होती है उसमें इसको बोलते हैं टाई रॉड। टाई रॉड पता है सबको, टाई रॉड? यस लेकिन आगे टाई रॉड का क्या काम होता था कि ये इस, जैसे यहाँ पे रैक लगी है स्टीयरिंग की और यहाँ पिनियन लगा है, तो तुम पिनियन को रोटेट करते थे तो ये रैक घूमती थी, तो ये इसको ये टाई रॉड पे इधर धक्का लगता था, ये इसको इस नकल को यहाँ धक्का देती थी, तो ये इस एक्सिस के अबाउट, जो अपनी किंग पेन एक्सिस है इसके अबाउट टायर घूम जाता था एज पर फ्रंट ज्योमेट्री। अब रियर में क्या है, घुमाना तो है ही नहीं, 4 व्हील स्टीयरिंग अभी बना ही नहीं रहे हैं, अभी अपन इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे ना, तो अभी पिछली गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो अगर ये रियर है तो रियर में अगर मैं ये लिंक लगा रहा हूँ तो इसके पीछे का एक ही कारण है कि मैं पीछे का जो टो है, टो मतलब ये एंगल ऐसा ना हो जाए, टायर घूम ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं टो लिंक। सिंपल, समझ आई? टो लिंक का फंक्शन समझ आया? चेसिस में एक ये रिजिड है और एक लिंक ऐसी मैंने जोड़ दी जो यहाँ नकल को यहाँ जोड़ देती, तो ये इस बॉल जॉइंट के अबाउट घूमना बंद कर देगा। बट किसी को प्ले के बारे में पता है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स मतलब वो वाला मैकेनिक्स नहीं, ये मैकेनिक पे गए होगे कभी कार रिपेयर के लिए, तो वो बोलता होगा कि प्ले आ गया है, टाई रॉड में प्ले आ गया है, टो लिंक में प्ले आ गया है, स्टीयरिंग कॉलम में प्ले आ गया है। प्ले पता है किसी को क्या होता है? सर वो जॉइंट को बोलते हैं प्ले तो। हाँ, जॉइंट में आता है प्ले। प्ले एक फिनोमेना है,
सर वो इनर टायर रोड के जॉइंट के वहां पे होता है सर ऐसा कुछ। हाँ हाँ ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ करके मैं ऐसे ही समझा देता हूँ फटाक से प्ले के बारे में, है ना? मैं दिख रहा हूँ? यस सर। अब ठीक है, ऐसा समझो कि कैसे समझो, ये मेरा जो हाथ है ये टो लिंक है, ठीक है, पीछे की टो लिंक है, और टो लिंक का ये रेवोल्यूट क्या कहते हैं, टर्निंग पेयर का जो वो है होल, वो ये है, वो ऐसे है, ठीक है, और नकल में ये ऐसे बोल्ट तुमने फिक्स कर दिया नकल को, तो ये आगे मतलब पहले क्या था कि ये नकल है, ये ऐसे ऐसे टो कंट्रोल कर रहा था, ये टायर है, ये नकल है, ए आर्म पीछे का ऐसे जा रहा है, सपोज मैं ए आर्म लगा नहीं है गाड़ी में, सपोज ए आर्म लगा होता तो नकल में एक लिंक ऐसी बनती, तुम लोग कैमरा भी ऑन कर लो तो थोड़ा थोड़ा तुम भी दिख जाओगे, स्पॉटलाइट में तो मैं रहूंगा, समझ आ रहा है कि नहीं, शक्ल से थोड़ा दिख जाता है कि समझ आ रहा है कि नहीं। तो जो अपना नकल है उसमें एक टो लिंक बनी है, और टो लिंक जो है, टो लिंक का एक माउंट बना है, तो टो लिंक ये है, और माउंट के थ्रू बोल्ट गया और टो लिंक में फंस गया, और दूसरे साइड से अपना नट लग गया, बोल्ट ऊपर से नट नीचे से कस दिया, ये फिक्स हो गया एक जॉइंट। सिमिलरली इधर इधर ये वाला पार्ट चेसिस में जुड़ गया, तो ये लगाया इसलिए कि अगर मैं इसको हटा दूं तो जो मेरा जो टायर असेंबली है वो, ये जो बॉल जॉइंट की एक्सेस है इसके अबाउट टायर असेंबली रोटेट करने को फ्री थी, मैं अगर टो लिंक लगा दी तो रोटेशन उसका लॉक हो गया, समझ आया? तो ये मैंने लगाया टो लिंक, ठीक है। अब टो जो है बहुत ही वो है, बहुत ही सेंसिटिव फिनोमिना है, मतलब हल्का सा भी टायर यूं यूं हो गया ना, हल्का सा भी, या ये टो लिंक का बोल्ट सपोज ढीला रह गया, हाँ आशीष बोल रहा है कुछ? नो सर। हाँ, तो अगर ये बोल्ट हल्का सा भी ढीला रह गया तो खड़खड़ खड़खड़ खड़ करने लगेगा ना ये, इस खड़खड़ खड़खड़ को, या मान लो कि मैंने टाइट नहीं किया, जो बोल्ट है उसका डायमीटर छोटा है और होल का डायमीटर बड़ा है, तो ये देखो ऐसे ये प्ले आ गया ना इसमें, ये जबकि एकदम कस के पकड़ना चाहिए इसको, तो प्ले नहीं आएगा। बट ये अगर ऐसा इतना इसमें स्पेसिंग दी है मैंने, और तुम्हारा पतला सा बोल्ट है, तो ये यूं 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 हिलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे वाइब्रेशन आएंगे गाड़ी, अब ये हिल रहा है ऐसे, तो ये आगे पीछे भी हिलेगा, समझ रहे हो? जो यस ये टो लिंक है, ये टो लिंक को इसमें इमेजिन करो स्क्रीन में, ये टो लिंक का जो वो है, और मेरे को भी देखो साथ में कि टो लिंक के ये वाले बोल्ट में अगर प्ले आया तो मेरा नकल इतना एंगुलर डिफॉर्मेशन की बजाय हो सकता है थोड़ा थोड़ा ले, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हिलने लगे, जरा जरा सा, क्योंकि यहाँ पे प्ले आ गया। ये बोल्ट है पतला सा, और ये तुम्हारा इतना बड़ा वो है टो लिंक का एरिया, ठीक। तो अगर जैसे ही गाड़ी में टर्न हल्का सा वाइब्रेशंस आए तो ये टो लिंक खिसक के कैसा हो जाएगा, ये बोल्ट है तो ये हो सकता है ऐसा हो जाए, तो टायर अपना इधर खिसक गया, थोड़ा सा समझ आई ये बात, बोल्ट ये है यस और टो लिंक इधर खिसक गई, तो टायर इधर खिसक गया, तो तुम्हारा जो टायर पहले स्ट्रेट था उसमें टो आ जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा बताया मैंने, बट समझो हल्का इस सा। बात को, है ना? इसको मैं अगर हटा दूं तो कैसा दिखेगा अपने को टायर, मतलब ये अगर टायर की सेंटर लाइन है तो टायर की सेंटर लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, खिसक जाएगी, समझे? ये इधर ऐसे खिसक जाएगी क्योंकि ये लिंक यहाँ से खिसक गई, इसको बोलते हैं प्ले। प्ले हो जाता है डेवलप, प्ले वियर एंड टीयर से डेवलप होता है, वियर एंड टीयर। सर एक तो पर्टिकुलर टाइम के बाद डेवलप होता है। हाँ हाँ, और इसको अवॉइड करना होता है, जितना कम हो उतना अच्छा है। ये तो बहुत एग्जैजुरेटेड है, बट बहुत क्लोज फिट में भी, जैसे ये बोल्ट है और ये तुम्हारा होल है, हल्का सा भी बड़ा है, तो जब ये इसको टच कर जाएगा, जब ये होल इधर खिसक जाएगा, तो ये इस टू एंड फ्रो मोशन को ही प्ले बोलते हैं।
बस, ठीक है। तो एक ये दिक्कत थी, वन ऑफ द बहुत सारी दिक्कतों में से वन ऑफ द ये दिक्कत थी कि अगर टो लिंक में प्ले आया तो उसी से ही जो गाड़ी का जो पीछे का टायर है उसमें ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशंस होने लगेंगे। मेरा कैमरा भी देखो, ये अगर टायर ऐसे चल रहा है तो यूं 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 विद मतलब इतनी स्पीड रहती है, इतने रफ टेरेन रहते हैं कि वो वॉबल करने लगेगा टो लिंक के प्ले के कारण। तो क्या किया हमने, जब एक टो लिंक की जगह हमने क्या किया कि ये एच आर्म शेप जब दिया तो टो अगर इसमें आना है, टो इसमें प्रोड्यूस करना है तो प्ले इसमें भी आना चाहिए। अभी मैं पूरा डिलीट कर देता है ना, ये तो था इमेजिनरी पार्ट कि सपोज ए आर्म अगर हम बनाते, ये लगाने से फायदा क्या हुआ वो समझाऊंगा। ठीक है, अब अगर सपोज इसमें टो प्रोड्यूस करना है तो मुझे इस पूरे जॉइंट को थोड़ा सा आगे खिसकाना होगा और इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाना होगा, जो कि बहुत टफ है क्योंकि इसको इधर खिसकाने में जो दम लगेगी उसको उधर खिसकाने में डबल मेहनत लगे, मतलब इतनी ही मेहनत लगेगी। अगर इस एक्सिस को स्ट्रेट की जगह मुझे इंक्लाइन करना है तो बहुत फोर्स लगाना होगा। तो सिंपल थोड़े बहुत वाइब्रेशन से तो प्ले क्रिएट होने नहीं वाला। सपोज प्ले क्रिएट होता भी है तो अगर एक साइड भी प्ले क्रिएट होता है ना तो भी इस बोल्ट की जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि ये बोल्ट भी बहुत सारी बेंडिंग झेल सकता है। समझ रहे हो? किसी को बात समझ आ रही है? यस अगर मान लो कि इसमें एक्सेंट्रिक प्ले आया, इसका तो सर्कल ऐसा नहीं है, पिछले वाले होल का जो टो लिंक थी उसका सर्कल ऐसा था क्योंकि ऊपर से ही लगती है वो, और यहाँ पे अलग सर्कल बन, यहाँ पे अलग तरह से जुड़ती है, बट इसका ऐसे ही रहता है। और इसका जो होल है वो परपेंडिकुलर शेप में है, और एक्सेंट उसमें अगर एक्सेंट्रिसिटी डेवलप हुई भी तो इधर डेवलप हुई है ना अगर, तो ये सफिशिएंट नहीं है इसको इधर हिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बोल्ट तो नहीं हुआ है प्ले, इसमें इतना प्ले डेवलप भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों टाइट है। तो एक ये रीजन था, ये समझ आ गई सबको? वन ऑफ द रीजंस फॉर यूजिंग एच आर्म। और रीजंस क्या है? यहाँ से तुम्हारी जाती है बीच में से ड्राइव शाफ्ट, ठीक है? तो ड्राइव शाफ्ट ऐसे बीच में से जाती है, इसलिए तो ये साइड में दिया है, वरना तो मैं स्ट्रट को एकदम बीचों बीच नहीं बनाऊं। बीच वाला माउंट स्ट्रांग होगा या साइड वाला? बीच वाला। बीच वाला स्ट्रांग होगा ना, लेकिन बीच में से अगर ले जाऊंगा तो फिर ये तो अड़ जाएगी इसमें ड्राइव शाफ्ट में। ड्राइव शाफ्ट क्या होता है? यहाँ गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स का आउटपुट, यहाँ तुम्हारा सीवी जॉइंट्स होते हैं और एक घूम रही होती है और ये ही पावर सप्लाई करती है कंटिन्यूसली। इसमें टॉर्क आता है। अभी संडे वाले सेशन में साथ तक पढ़ाएगा कि ड्राइव शाफ्ट कैसा क्या है, ठीक है? तो ड्राइव शाफ्ट अकोमोडेट करने के लिए सस्पेंशन वालों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि प्राइमरी फंक्शन है ड्राइव, गाड़ी आगे बढ़ना प्राइमरी है, सस्पेंशन तो सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन आर प्रोवाइडिंग कंफर्ट, कंफर्ट के लिए है ना, वरना तो मैं रॉड इस ये स्प्रिंग लगाने की जगह एक रॉड भी लगा सकता था स्ट्रेट, कोई टेंशन ही नहीं। ये डायरेक्ट व्हील को चेसिस पे माउंट कर देता, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाता, डायरेक्ट माउंट कर देता एकदम रिजिड, तो स्पीड ब्रेकर आता तो वो गाड़ी पूरी उठती इंस्टेड ऑफ कंप्रेशन। तो स्प्रिंग्स का काम, सस्पेंशन का काम तो राइड हैंडलिंग कंट्रोल करना और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, राइडर कंफर्ट, राइडर का कंफर्ट, इस सब चीज़ों के लिए। बट प्राइमरी है ड्राइव शाफ्ट, तो ड्राइव शाफ्ट का अकोमोडेशन के लिए हमें ये बनाना पड़ा। ए आर्म्स में क्या होता था कि ड्राइव शाफ्ट अकोमोडेट तो हो जाती थी, पर दिक्कत ये आती थी कि जो जो ए है, सपोज ये ए है, मैं बना देता हूँ, ये ए है, ऐसा जा रहा है ना? और ये ए का ए सपोज यहीं पे ही है जहाँ लिंक माउंट करनी है, जहाँ अपने को जो स्ट्रट है उसको माउंट करना है। तो स्ट्रट भी माउंट अगर इधर ही करना है मुझे, तो ए में मुझे ज्यादा जगह मिल रही है या एच में? मुझे ये बताओ। एच में। एच में ज्यादा जगह मिल रही है। तो अगर मुझे इस जगह पे थोड़ा सा खिसकाना है तो ए पे खिसकाना इजी होगा या एच पे? ऑफसेट है ना, ये सेंटर लाइन है तुम्हारी, ये सेंटर लाइन से इतना ऑफसेट है, इतना ऑफसेट है ये जो स्ट्रट है,
आइडियल कंडीशन में अगर ड्राइव शाफ्ट नहीं होती तो स्ट्रट इसी के ऊपर ही आता और यहाँ से ऐसे गोल 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 स्प्रिंग जाती, लेकिन सेंटर लाइन है ये और इससे ऑफसेट है, तो ऑफसेट एच आर्म में देना कंपैरेटिवली इजी था। ठीक है, ये एच आर्म के इतने बेनिफिट्स जो हैं ये सब हमने पहले नोट डाउन नहीं करे थे, ये बनाते बनाते फिर निकालते हैं। कई बार क्या होता है चीजें करनी पड़ती हैं फिर उसके बेनिफिट निकालने पड़ते हैं, मतलब चीजें कर दी उसके बाद और बेनिफिट्स ढूंढो और बेनिफिट्स ढूंढो जितने हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक है, पुरानी ज्योमेट्री समझ आ गई सबको क्लियरली, Yes, sir. है ना? अभी तक अपन घुसे नहीं है रिसर्च में, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन रखा था कि एक बार देख लो कैसी हैं चीजें। तो इसकी वर्किंग पता है ना कैसी है? ये दो एक्सेसेस हैं, ये दो एक्सेस मुझे यहाँ से क्लियरली मतलब इस प्लेन के सीधे अंदर है डायरेक्टली स्क्रीन के प्लेन के, ये इनबोर्ड एक्सेस है और यहाँ कहीं आउटबोर्ड एक्सेस है। ये टायर अगर मैं सप्रेस कर दूँ तो दिख जाएगा। ठीक है, ये आउटबोर्ड एक्सेस है और जब इसमें इधर से बम्प आएगा नीचे से तो ये उठेगी और इसको कंप्रेस करेगी। ये थी पिछले वाले की वर्किंग। ठीक है, किसी ने पुरानी रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा ना सबने कि ये पीछे पीछे की ज्योमेट्री जो थी दिख रही थी। ठीक है, अपने को कितना टाइम हो गया अभी मीटिंग को? 1 घंटा ही हुआ है शायद। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं उसके बाद इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा क्योंकि चलो ये पढ़ते हैं। अभी जो अपने एच आर्म्स थे ना वो ऐसे थे, अभी मैंने केवल इनबोर्ड और आउटबोर्ड एक्सेस ड्रॉ करी है। ये इनबोर्ड है, ये मेरे ही नोट्स हैं, रफ नोट्स मेरे ही। ये आउटबोर्ड है। ठीक, और एच तुम्हारे ऐसे आ रहा है, ये लिंक ऐसी, ये लिंक ऐसी, ये ऐसा बीच में ट्रायंगुलेशन, ये बीच में स्ट्रट, स्ट्रट ऐसे जाएगा और ये स्प्रिंग। क्लियर? बट मैं ये स्प्रिंग हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी दिखाने की। ये भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। ठीक, तो ये स्पीड ब्रेकर आया सपोज, है ना? गाड़ी ऐसे आगे जा रही थी, तो अगर ये एक्सेस स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड है अगर, अरे यार ये टेढ़ा क्यों बन गया? गंदी हो गया भाई। क्या है यार? हम्म तो अगर ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट इंक्लाइंड है, मतलब इस चेसिस का जो माउंट्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल है और ये भी पैरेलल है टू द ग्राउंड, तो क्या होगा जब फोर्स ऐसी लगेगी, फोर्स थोड़ा सा तो नीचे लगता है, मैं नहीं बोल रहा कि सेंटर लाइन पे, बट ये हल्के से एंगल पे जो मैंने रेड पेन से दिखाया है। बार बार क्लोज हो रहा है वो, शायद वो बटन उसको ट्रिगर कर रहा है कुछ। टूल्स, इरेजर, ठीक है। हम्म तो जब स्पीड ब्रेकर आया
तो थोड़े से एंगल पे आया फोर्स, बट सपोज कि सेंटर लाइन से पास कर रहा है, तो सेंटर लाइन से जब पास करेगा फोर्स तो हब हब जो फोर्स है वो ट्रांसमिट करेगा नकल, नकल अपना ऐसा था, दिख रहा था यूं यूं ऐसा। ये कैम्बरलिंग का माउंट था, ये एच आर्म यहाँ पे तुम्हारे यहाँ लग जाते थे और ये एच आर्म ऐसे इसमें घुस जाते थे। ये इसमें एच आर्म का मैंने ऊपर क्यों देके रखा है उसके पीछे बताऊंगा। एक मैंने दूसरी डिजाइन सोची थी, उसमें मैंने एच आर्म को उल्टा कर दिया था, मतलब कैम्बर लिंक नीचे और एच आर्म ऊपर। तो इसलिए तुम्हें जो एच आर्म का माउंट है ना नकल वाला, वो सेंटर के ऊपर दिख रहा है, तो अभी उसको थोड़ा सा झेल लो, उसको इग्नोर कर, आगे रीजनिंग बताऊंगा। तो फोर्स सपोज ऐसे आया है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स जो है, जो ये तुम्हारी चेसिस है, ये डब्बा है ना, और ये जो जॉइंट्स है ना ये जुड़े हुए हैं चेसिस से रिजिडली। तो अगर ये स्ट्रेट है ना, तो ये एच जो है पूरा फोर्स स्ट्रेट, जैसा जैसा ये फोर्स आया वो पूरा फोर्स वैसा का वैसा इधर ट्रांसमिट कर देगा। समझ आई? तो गाड़ी जब यूं इस डायरेक्शन में जा रही थी तो उसको सडन जर्क पीछे को लगेगा, स्ट्रेट एकदम झटके वाला। समझ आया? तो अपन ने क्या दिमाग लगाया कि ये इसका कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेशन बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। मेन रिक्वायरमेंट मैंने यही सोची थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मेरे इतने से कारनामे से, कारनामा क्या था, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ग्राउंड के पैरेलल है, ये तीनों लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होने की जगह मैंने क्या सोचा कि फोर्स रिड्यूस करने के लिए, फोर्स रिड्यूस मतलब कि फोर्स आई ऐसे कंपोनेंट में, लेकिन इसको मैंने इंक्लिनेशन दे दिया, एक ऐसा एंगल दे दिया। तो क्या होगा कि जब मैंने यू एंगल दिया तो एक आएगा जर्क का कंपोनेंट जो है, अभी भी है, बट एक यही वाला फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, अभी अपनी स्प्रिंग माउंटेड थी ऐसी, ऐसी स्प्रिंग माउंटेड थी बिल्कुल स्ट्रेट, और ये था स्प्रिंग। अब ये जर्क आता था तो ये स्प्रिंग यहाँ से फोर्स लगाती थी तो ये कंप्रेस हो जाती थी, तो ये माउंट यहाँ की जगह यहाँ आ जाता था करीब, और ये स्प्रिंग कंप्रेस होके ये पहले ऐसी थी स्प्रिंग, एक्सपेंडेड, ये कंप्रेस होके एकदम ऐसी हो जाती थी। ठीक, अब ये इसमें स्प्रिंग भी क्या है कि इंक्लाइन हो जाएगी, स्प्रिंग को हम इस एक्सिस के अलाउंग इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ही बनाएंगे। ये ऐसे ही डिजाइन सोच रहे हैं, अभी बनाई नहीं है, अभी मेरे मन में चल रहा है कि मैं अगर इसको ऐसे इंक्लाइन करूंगा तो स्प्रिंग भी टेढ़े में देनी होगी। तो जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो हमें स्पीड ब्रेकर से फोर्स का आया, वर्टिकल कंपोनेंट, ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हेल्प करेगा। अभी क्या हो रहा था कि सपोज बिल्कुल सेंटर लाइन पे फोर्स आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, और बिल्कुल गाड़ी के डायरेक्शन के ऑपोजिट ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, सपोज ये जो एंगल है ये नेग्लिजिबल है, 0 डिग्री ही है। तो अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो पूरा फोर्स पीछे, पूरा फोर्स इधर को, तो जर्क लगेगा, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस नहीं होगी। ये जो मैंने स्प्रिंग ड्रॉ करी इधर ऐसे में, स्ट्रेट स्प्रिंग थी, है कि नहीं अपनी? भाई लोग समझ रहे हो कुछ? यस सर। बोलो भाई। सर। स्पीड Yes, ब्रेकर sir. आया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो गाड़ी पे झटका लगा इस डायरेक्शन में, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई क्या इस पूरे झटके के प्रोसेस में? No, sir. अभी तक नहीं नहीं हुई ना, सर। क्योंकि सेंटर No, लाइन sir. से ही पास कर रहा है फोर्स बिल्कुल पीछे, सेंटर लाइन से ऐसे भी पास कर रहा होता ना फोर्स, तो भी एक ये जो एक पीछे का कंपोनेंट और एक ऊपर का कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो जो ऊपर वाला है ना वो ही स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर इतनी हाइट के नहीं आते। क्या है कि अपने जो टायर है उसका हाइट है 22 इंच। अब 22 इंच का स्पीड ब्रेकर का आधा, ओ 22 का आधा 11, और 11 पे ऐसा फट से तो बीच में पड़ेगा नहीं, स्पीड ब्रेकर 11 से कम का ही होता है, इतने का ही होता है, और वो इजीली निकल जाता है, एक फोर्स ऐसा दे देता है तो वो स्प्रिंग अपनी कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने हमारी डिजाइन में फॉल्ट निकाला था कि अगर ये स्ट्रेट है तो इसको इंक्लाइन ही बना देते थोड़ा सा, तो एक क्या होता है कि ये फोर्स का कंपोनेंट ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, स्प्रिंग
एक फोर्स का कंपोनेंट जिसमें रेड एरो से दिख रहा है ऊपर का, ये क्या करता है कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हेल्प करता है, भले ही कितना भी ऊंचा लोड आ जाए, बट अगर सेंट्रल लाइन से पास करेगा तो भी एक कंपोनेंट इसको उठाने में हेल्प करेगा, मतलब इजीली जाने देगा। ये अभी जो रेवोल्यूट जॉइंट्स है ना, ये एच आर्म को इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो है इनबोर्ड एक्सिस, इसके अबाउट इजीली घूमने को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पैरेलल है फोर्स के। अभी ये फोर्स में जब एंगल बन गया, तब जब ये इस पे फोर्स लगेगा, तब एक कंपोनेंट जो ऊपर का है वो अलाउ करेगा इस डायरेक्शन में मूव। अभी ये बात समझ आ गई सबको? तो मोटिव क्या था अपना, ये इनबोर्ड एक्सिस को इंक्लिनेशन देने का। ये इंक्लिनेशन दिया है ना जो मैंने, ये मतलब ये इनबोर्ड एक्सिस है और ये आउटबोर्ड एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल है, यही है अल्फा। दिख रहा है? समझ आ रहा है? 3D Yes, एंगल sir. है ये। 3D मतलब ये एक्सिस दूर है, ये अगर अपन साइड व्यू से देख रहे हैं तो ये पास में है आउटबोर्ड एक्सिस, ये इनबोर्ड एक्सिस दूर है। बट हम एक प्लेन में प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए अल्फा एंगल डिफाइन हो पा रहा है। ठीक है, जैसे इस पेपर में भी दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। सर टू व्हीलर्स में भी थोड़ा इंक्लाइन रहता है ना सस्पेंशन, आगे वो पीछे का दोनों का थोड़ा होता है। आगे का सेम इसी साइड होता है जैसा आपने इसमें यूज किया। टू व्हीलर का तो थोड़ा कम होता है इनसे। एकदम स्ट्रेट नहीं होता, उनका भी इंक्लाइन रहता है हल्का सा, शायद इसी वजह से होता हो। अच्छा, फोर्स कंपोनेंट की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जो फ्रंट के फोर्क्स रहते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं, तुम ये बोल रहे हो ना? ये सब वो सस्पेंशन जो रहते हैं हाँ हाँ, आगे, तो वो उसके थोड़ी दो सी दो कारण है। एक तो तुमने कैस्टर पढ़ लिया था, समझ गए? हाँ, बाइक्स बाइक्स का हैंडल ऐसा क्यों होता है, साइकिल्स का भी ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे कंप्रेस होता है ना, तो कोई भी हाँ। अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो इस डायरेक्शन में फोर्स इजीली लगेगा। ये सही पॉइंट है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट, अगर मैं स्ट्रेट लगाता तो ये पॉइंट पे ऐसे लगता फोर्स, अगर ऐसा स्पीड ब्रेकर आता, तो ये यहाँ से बेंड होने के चांस होते हैं ना, ये कंप्रेस होता कहीं से भी 90 डिग्री में कैसे कंप्रेस करेगा। बट अगर मैंने एक एंगल दे दिया तो एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको कंप्रेशन में हेल्प करेगा। हाँ, सही सही लॉजिक बिठाया तूने। बट ये वन ऑफ द रीजंस है इंक्लिनेशन का, और एक है कैस्टर। यहाँ कैस्टर का कोई काम ही नहीं है, पीछे कैस्टर है ही नहीं, रियर में हम कैस्टर की बात ही नहीं करते। रियर में केवल टो और कैम्बर की बात करेंगे। अल्फा समझ आया? ये अल्फा, मैंने अल्फा जो दिया, ये इसको ना साइड बाय साइड कंपेयर कर लो। कैसे करोगे? और एक पीडीएफ को ना मैं उसमें खोल देता हूँ, रफ वर्क वाली ब्राउजर में। ये यार वो, ये रहा। समझ आई ये चीज? साइड बाय साइड दिख रही है? अल्फा दिख रहा है yes, दोनों sir. में, अल्फा। Yes, sir. इसमें जो इनबोर्ड एक्सिस है ये डाउनवर्ड्स इंक्लाइंड है, बट इस डायग्राम में नहीं है। ठीक है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना समझने के लिए, क्योंकि इस समय दो चार कॉन्सेप्ट चल रहे थे माइंड में। इसमें ड्रॉ का आता है ना यार ऑप्शन।
भाई लोग यस सर यस। पीसी मेरा एकदम Yes. से एज खोल दिया ना माइक्रोसॉफ्ट, यस सर। तो वो अटक गया। रिकॉर्डिंग पॉज कर दी ना या स्टॉप कर दी?